हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवधेश कुमार तिवारी, द न्यू बिगनर्स में आपका नया साथी कह लीजिए, बड़ा भाई कह लीजिए। ठीक है, साइंस और मैथ के 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। फिर हमारी मुलाकात आकाश भाई से हुई, तो हम लोगों ने इस पर बातचीत की कि कुछ हमें एसएसटी के लिए भी बच्चों के लिए कुछ करना है। बातचीत हुई तो मैं आप इस प्लेटफॉर्म पर आया, अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आया। तो आज मैंने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुरुआत के ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स में से, उनमें से 5 क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो मेरे हिसाब से जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% है। सारे सब्जेक्ट के मैं 2-2 पार्ट लाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में 5 आपके मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस हम हर एक सब्जेक्ट के करेंगे। आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना है। पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ें, क्या कीवर्ड है। जैसे हर एक क्वेश्चन में आपको कीवर्ड मैंने अंडरलाइन भी कर रखे होंगे, आप उन कीवर्ड पर फोकस करें, उनकी डिफिनेशंस को पढ़ें, उन पर लिखें। उसके बाद जो उसका अगला जो पार्ट है उस पर ध्यान दें, मेन बॉडी में उसको इंक्लूड करें। और अभी आपके दिमाग में एसएसटी को लेकर के सबसे ज़्यादा दिमाग में ये हलचल चल रही होगी कि कैसे एसएसटी में मैक्सिमम स्कोर किया जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के जो चुनिंदा सवालों में से कुछ सवाल मैंने ज्योग्राफी के आपके सामने रखे हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जिनमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी मेरे रिसर्च के द्वारा, मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि एसएसटी के आंसर्स में आपको रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, हाउ टू रीस्ट्रक्चर द आंसर टू गेट मोर मार्क्स इन द एग्ज़ाम। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें जो उसके कीवर्ड हैं उस पर फोकस करें। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन की बात करूँ मैंने पहला क्वेश्चन पिक किया है, व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना होगा वो इस पे ध्यान देना होगा कि इसका कीवर्ड क्या है। कीवर्ड किस पर फोकस कर रहा है? रिसोर्स प्लानिंग पे। मतलब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देनी है, किस शब्द को? रिसोर्स प्लानिंग को। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर जाएंगे। मतलब आपका जो ये क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताना है, फिर इंडिया में इसका क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए ये ज़्यादा जरूरी है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी आंसर को लिखने के 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। ये ध्यान रखेंगे, इसको आपको अपने आंसर में लिखना नहीं है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपको 1-2 लाइन में आपको ये बताना होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया। जैसा सबसे पहले इसने पूछा है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, तो आपको रिसोर्स प्लानिंग के बारे में कुछ बताना पड़ेगा 1-2-3 लाइन में, जो भी मैक्सिमम 2 या 3 लाइन में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन सेकेंड वन इज मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। इसको आप प्रेफर कर सकते हैं मेनली बुलेट पॉइंट में 3-4 बुलेट पॉइंट लिखें। एंड देन लास्ट वन इज कंक्लूजन। ध्यान रखेंगे कंक्लूजन में क्या करना होता है। कंक्लूजन में कुछ आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक व्यू देने होते हैं जो कि रिलेवेंट हों आपके आंसर से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मेन बॉडी में 3 या 4 पॉइंट, बुलेट पॉइंट, और उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी डिफिनेशन को लिखा। क्या कह रहा है रिसोर्स प्लानिंग में? रिसोर्स प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशली एंड सस्टेनेबली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो सबसे पहले आपको ये रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, एसेस करेंगे कि जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका हम बहुत ही जुडिशली तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से, मतलब अपनी जनरेशन को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी, और बड़ी ही जुडिशियल तरीके से उन रिसोर्सेज का हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको ध्यान में रखते हुए इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रिसोर्स प्लानिंग की डिफिनेशन। सबसे पहले तो ये पॉइंट हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे। यहाँ तक आपका ये फर्स्ट जो पॉइंट था रिसोर्स प्लानिंग का, ये आंसर आपका कंप्लीट। अब आप आ रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे। क्या दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट? वाई इज इट इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अब इस पर आपको आंसर लिखना है। तो अब यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट चालू हुआ मेन बॉडी का, इंडिया नीड्स रिसोर्सेज प्लानिंग बिकॉज। क्यों जरूरी है? तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन डिफरेंट रीजन्स।
क्या कह रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेस तो हैं बट इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? मतलब किसी स्टेट में ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर आपको कोल के बहुत सारे भंडार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ रीजन में रिसोर्सेस ज़्यादा अच्छे हैं तो वहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ स्टेट में, और कुछ स्टेट में कम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ ठीक तरीके से नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या कह रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन है, आपको ये पता ही होगा। तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज के लिए जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि किसी एक रिसोर्स पर जैसे लैंड हो गया तो लैंड का ओवर यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो रिसोर्सेज का यूज़ जिस तरीके से होना चाहिए वो एफिशिएंट वे में यूज़ नहीं हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट, टू अवॉइड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्या हो रहा है आप समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्स कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पर भी इसका फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी धीरे धीरे पॉल्यूट होता चला जा रहा है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही पॉइंट जो मैंने पहले बताया था कि आपको ये बात भी याद रखनी है कि आप जो भी रिसोर्स का यूज़ करें वो प्रेजेंट जनरेशन में तो करें, बट आगे वाली आने वाली जो जनरेशन है उसका भी आप ख्याल रखें कि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ का, उस रिसोर्स का यूज़ उस समय कर सकें। एंड लास्ट वन मैंने आपको बताया था कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में आप एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग से क्या होगा, इट विल इंक्रीज नेशनल डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम ठीक से प्लानिंग करके रिसोर्स के लिए चलेंगे तो हमारा नेशनल का डेवलपमेंट होगा और हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अब अभी हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गिव एग्जांपल्स। तो सेम पहले क्वेश्चन के तरीके ही कीवर्ड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसका सबसे पहले देख लेंगे किसका कैसे लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। तो क्या लिखा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब आप पहले इसको समझें, मतलब क्या है इसका? मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप डेवलपमेंट करें बट उससे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, और डेवलपमेंट आप प्रेजेंट के लिए करें, मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए डेवलपमेंट तो करना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब उनके लिए भी वो रिसोर्स प्रिजर्व रहें, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो गिव एग्जांपल्स है उसमें देखिए सबसे पहला आप एग्जांपल दे सकते हैं यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सेकेंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब मैं समझाता हूँ तीनों का मतलब। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, मतलब जिनके बारे में अभी हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है बट हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे सोलर, प्रेजेंट टाइम में सोलर पैनल वगैरह से काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी, विंड मिल्स लगती हैं, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल और आप ऐड कर सकते हो अगर चाहें तो हाइड्रो पावर, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन क्या है, वाटर क्या है, हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है। इसका हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं राजस्थान वगैरह में रूफटॉप पर। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं रेन को प्रिजर्व करने में, जिसका हम आगे आने वाले समय में इरिगेशन वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। तो अगर हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करेंगे तो ये क्या होगा? आज के प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो अच्छी बात है ये कि क्लाइमेट चेंज के लिए फ़ायदेमंद होगा, बट हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसके लिए भी ये फॉरेस्ट उपयोगी होंगे। डन, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। तो सबसे पहले फिर वही कीवर्ड आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी। इसकी डिफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम दे फॉर्म, ठीक है। तो आप समझिए सबसे पहले क्या लिखना है इसमें कि बायोडाइवर्सिटी इस चीज़ को कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर
पाए जाते हैं, जिनमें प्लांट भी आ जाएंगे, इंक्लूडिंग प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, और वो सब मिल करके जो एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, ठीक है। अब इसका सेकंड जो पॉइंट है क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, इसका सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करता है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल। मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उनसे हमको कई तरीके के प्लांट से हमें फूड, मेडिसिन और रॉ मटेरियल भी मिलता है। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या करता है कि हमारी आज की जनरेशन के लिए तो डेवलपमेंट कर ही रहा है, बट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये एज अ रिसोर्स के तरीके काम करेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है इसमें क्या याद रखना है आपको, हेल्प्स इन क्लाइमेट रेगुलेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्या करते हैं, या इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपको इस तरीके के जो भी पॉइंट हैं, क्या है बायोडाइवर्सिटी, कैसे क्या होता है, एक के बाद एक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने उसका बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उस पॉइंट को लिखा आपने। उसके बाद उसके सेकंड पॉइंट पर गए, क्यों ह्यूमन लाइफ्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपने दिया, उसके 3-4 पॉइंट लिखे बुलेट पॉइंट में। तो ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें 2 से 3 लाइन में। उसके बाद फिर आप जब मेन बॉडी पे आएँ तो मेन बॉडी में आप उसको बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। तो ये 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी पे आपने फोकस किया, उसके बारे में अच्छे से लिखा, फिर बुलेट पॉइंट में उसका क्या इंपॉर्टेंट है ये लिखा। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, कि आपका जो हम वनों की कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं, उसके क्या क्या कारण हैं और उनके क्या इफेक्ट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको हेडिंग ही बता दी है, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो क्या क्या उसके कारण है, तो सबसे पहला कारण क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। मतलब हम एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की क्या हो रही है, ज़रूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और उसकी जगह पर एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे हम क्रॉप्स का कल्टिवेशन वगैरह कर सकें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। बहुत ही कॉमन इशू, ज़्यादा अर्बन एरियाज बन रहे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री वगैरह तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट लैंड को काटा जा रहा है और उसकी जगह पर क्या अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बन रहे हैं और शहरों में क्या लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर रोड वगैरह बन रही हैं, रेलवेज बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको बहुत ही तेज़ी से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी का मतलब खुदाई वगैरह से रिलेटेड, खान वगैरह से रिलेटेड। तो माइनिंग ऑफ कोल, आयरन और बॉक्साइट ETC लेड्स टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जैसे भी लेटेस्ट एग्जांपल आप अरावली का ले ही सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, रिसोर्स पाए जाते हैं, तो क्या हो रहा है, उन फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर माइनिंग की जा रही, जिसकी वजह से ये रिसोर्सेस मिल सकें और इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकें और आयरन स्टील वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इन मिनरल्स को भेजा जा सके। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फूल वीड एंड टिम्बर एक्सट्रैक्शन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई इस वजह से कर रहे हैं कि इन ट्रीज़ को कट करके हम फायरवुड के लिए लकड़ियाँ और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन में आने वाले जो भी वुड्स से बनने वाली चीज़ें हैं उनका हम यूज़ कर सकें। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, कॉज क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्यों हम वनों की इतनी तेज़ी से कटाई कर रहे हैं, उनके 4 पॉइंट। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बताया मैंने आपको, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तीसरे पॉइंट में मैंने माइनिंग एक्टिविटी के बारे में बात की और फोर्थ पॉइंट में मैंने फ्यूल वुड और टिम्बर एक्सट्रैक्शन के बारे में बातचीत की। ठीक है। उसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट भी है, क्या कह रहा है, एंड इट्स इफेक्ट। अब डिफॉरेस्टेशन तो हो गया, बट उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे ह्यूमन लाइफ में, उसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, सॉइल इरोजन। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी है वो लॉस होगी, तो सॉइल इरोड होगी, सबसे बड़ा लॉस। सेकेंड लॉस क्या होगा इसकी वजह से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब फॉरेस्ट की आप कटाई करेंगे तो वहाँ पर रहने वाले जितने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे, वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, ट्रीज ही नहीं रहेंगे, तो क्या होगा,
हमारे क्लाइमेट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आपको देखने को बहुत तेजी से मिल ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भी और आगे भी देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्लड्स एंड ड्राफ्ट, मतलब अगर लगातार हम फॉरेस्ट की कटाई करते जाएंगे तो क्या होगा, अच्छी तरीके से रेन वाटर मतलब कि हमारी वर्षा ठीक तरीके से नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लड्स की समस्या बनेगी और कहीं कहीं पर आपको बहुत कम पानी होने की वजह से सूखा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो 4th क्वेश्चन था इसमें आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके सारे पॉइंट के बुलेट पॉइंट्स में विथ अंडरलाइन करके अच्छी तरीके से हेडिंग लिखते हुए आपको वहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा। ओके, बात करेंगे अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन भी आपका 3rd चैप्टर से है। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या इसके लाभ हैं और डिसएडवांटेज की क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या होता है समझिए, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर लार्ज प्रोजेक्ट्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू कंट्रोल फ्लड्स एंड यूज वाटर फॉर मल्टीपर्पसेस लाइक इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम क्या करते हैं, किस लिए इनको बनाया जाता है कि रिवर क्या कर सकें, एक तो फ्लड्स को कंट्रोल कर सकें, जो भी बाढ़ वगैरह आ रही है उस पर कंट्रोल कर सकें और वाटर का यूज़ कर सकें और भी कई सारे कामों के लिए, जैसे उस रिवर ऐसा डैम वगैरह बनाएंगे जिससे इरीगेशन कर सकें, सही तरीके से सिंचाई हो सके, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सके हाइड्रो पावर के थ्रू, वाटर सप्लाई सही तरीके से, जो ऐसे मतलब कि वाटर डेफिसिट एरियाज़ हैं उनमें भी वाटर की सप्लाई ठीक तरीके से हो सके। तो इसलिए हम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, सबसे पहले वही पॉइंट, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेगा, दूसरा पॉइंट फ्लड जो भी बाढ़ आ रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, तीसरा पॉइंट इसकी वजह से हम फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं, डैम्स बनाएंगे, पानी को एक जगह पर स्टोर करेंगे तो जिसकी वजह से जो फिश है उसकी ब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी संख्या में फिश का हम उत्पादन कर सकते हैं। थर्ड जो है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, एडवांटेज तो हो गए 3 पॉइंट में, अगला क्या है इसमें डिसएडवांटेज, क्या इसकी हानियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। तो खामियों में सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कहीं पर भी डैम बनेगा तो उस रिवर के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको क्या करेगी सरकार, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेगी, मतलब एक तरीके से उनका जो वहाँ पर रहने का जो संसाधन है, जो लैंड है, वो उनसे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, इंक्रोच कर लिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट डैमेज होगा। डैमेज कैसे होगा ये समझिए, वहाँ पर रहने वाली रिवर्स पर जब प्रोजेक्ट बनेगा तो उसके आसपास रहने वाली जो भी, चाहे वो मैरीन स्पीसीज हो या उसके अलावा जो भी उसके आसपास रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी होगी, जो इकोसिस्टम होगा, वो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में डैमेज देखने को आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जब डिस्प्लेस होंगे लोग तो एक तो डिस्प्लेसमेंट पीपल का होगा, उसके साथ साथ में वहाँ पर रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ, छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ से डिस्प्लेस होंगे, जो नदियों के आसपास रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जाएगी, उसका लॉस आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगातार इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है। आपको पता है 2 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, 7 तारीख को आपका SST का पेपर है, बीच में आपका एक बहुत ही पवित्र त्यौहार जो कि होली वो भी है। तो समय की जो बात को देखते हुए मैं आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अभी मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये हमारा पार्ट 1 था। इसमें मैंने आपको जो 5 शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं उनके जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया किस तरीके से पॉइंट लिखने हैं, किस तरीके से आपको कहाँ पर बुलेट पॉइंट लिखना है, कहाँ पर किस तरीके की हेडिंग का यूज़ करना है, कहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ करें, किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है SST में आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जब आपके आंसर्स में, उस जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, अगर वो कीवर्ड्स उसको आपके उस क्वेश्चन में के आंसर में देखने को मिलेंगे, देन डेफिनेटली आपको 5 में 4, 4.5 बहुत ही आराम से मिलेंगे। 3 में 3 मिलते हैं अगर आपने उन पॉइंट्स को ठीक तरीके से, आपका जो टीचर एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपने क्रिएशन किया है आंसर का, वो कुछ अलग होना चाहिए। लिख तो सब रहे हैं बट आपका जो लिखने का तरीका है, जो नज़रिया है, वो
अट्रैक्ट करें किसको, एग्जामिनर को, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।